ओके गाइस, तो वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज टेडवीसी। आज अपन पहले निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। कुछ स्टॉक्स देखेंगे इंट्राडे पर्पस और स्विंग पर्पस रह सकते हो। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उस स्टॉक का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके फाइनेंशियल को भी ट्रैक करेंगे थोड़ा सा, और देखते हैं वो स्टॉक कहाँ पे एडिंग कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल अपनी क्या बात हुई थी कि मार्केट में अपन रोज़ रोज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट खुले गैप अप और नीचे। अभी तक मार्केट गैप अप खुल रहा था और नीचे आ रहा था। यहाँ पे गैप अप खुला, नीचे आया, गैप अप खुला, नीचे आया। और आज लेकिन मार्केट गैप अप खुला, वहाँ से ऊपर गया है। ओके, सो जिस किसी ने भी ये सिनेरियो देख के यहाँ पे आज मार्केट को खुलते ही शॉर्ट किया होगा, उसके आज एसएल मार्केट ने लिए हैं। ओके, अब बात आती है अपनी एंट्री कहाँ पे हुई है। अपनी एंट्री अगर यहाँ पे नहीं भी हुई है, एटलीस्ट अपन ने एसएल नहीं दिया होगा यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए, अपन ने शॉर्ट नहीं किया होगा, बिकॉज अपनी बात हुई थी कल। ओके, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपनी कोई एंट्री नहीं बननी। वैसे अगर लेवल क्रॉस होने पे किसी ने एंट्री बनाई है तो इट्स ओके, एंट्री थी। इफ़ अगर मैं क्या बात करता हूँ, कभी भी प्राइस एक्शन मिलता है तो उसकी तो एंट्री बनती है। यहाँ पे मार्केट आया 17,800 अपना लेवल था, वहाँ पे टेस्ट किया, देन यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी अपनी। ओके, सो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया 80 से 70-80 पॉइंट, ऑलमोस्ट 17,880 के आसपास। मैंने अपडेट भी किया कि यहाँ पे अपनी कॉल साइड पोजीशन को ट्रेल कर लें, बिकॉज देखो इसके बाद मार्केट यहाँ चला गया, ये अपन को बाद में दिख रहा है, मार्केट के पहले पता नहीं होता। तो उसके बाद मार्केट 17,830 तक आया और वहाँ से मार्केट रिवर्स करके फिर 17,900 अपना रेजिस्टेंस था, वहाँ तक मार्केट गया। तो अपन को ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स तो मिले हैं, जहाँ पे मैंने इसीलिए अपन को अपडेट भी किया था। यहाँ पे अपडेट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट लॉग होना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट, अब मान लो अगर मार्केट में यहाँ से अगर आप लॉन्ग थे और मार्केट यहाँ तक आता, तो फिर आपको कैसा लगता, आपका पूरा प्रॉफिट जा चुका होता। तो आप ऑलमोस्ट या तो नेट टू नेट काट लेते डर की वजह से, या फिर थोड़ा सा लॉस में, या जो भी होता। बिकॉज ये पता नहीं होता मार्केट में रिकवरी आ जाती हो, आती भी तो अगर आप यहाँ तक ही तो गई है, उसके बाद प्रीमियम भी चलेगा होंगे। सो इस वजह से कभी भी लेवल्स में थोड़ा सा दिख रहा है मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे डोजी टाइप का बना रहा है, फिर नीचे भी आया उसके बाद। तो थोड़ा सा मैंने अपडेट करने की कोशिश की थी। ओके, मैं रोज़ अपडेट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, मैं रोज़ अपडेट करता हूँ, या ट्विटर ज्वाइन कर लो। मैं जो भी कुछ होता हूँ मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। और क्योंकि मैं रोज़ अपडेट नहीं कर पाता, बिकॉज मेरी भी ट्रेडिंग होती है तो मेरी इफेक्ट हो जाती है, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं मैं यहीं पे बता देता हूँ। ओके, चलो फिर अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल सिंपल रखेंगे 17,900 के ऊपर ये वाली कैंडल है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, अपन बाई कर सकते हैं 17,900 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल। उसके ऊपर टारगेट 17,950 पहला टारगेट, उसके ऊपर 18,000 तक मार्केट जा सकता है। ओके, 17,950 से 18,000, और उसके ऊपर मार्केट 18,070 से लेकर 18,100 तक, 18,070 टू 18,100 तक मार्केट जा सकता है। ओके, सो अगर बात करें मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कहीं खुलता है गैप अप, तो फिर अपन थोड़ा सा एक 5 मिनट रेड कैंडल देखेंगे। इस तरीके की कोई अपन को कैंडल मिलती है, इस तरीके की कोई कैंडल, तो उसके नीचे अपन शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो 5 मिनट का फिर वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स का गैप अप खुलता है, देन फिर मार्केट यहाँ तक आने का पहले आएगा नीचे यहाँ तक, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है अगर गैप अप खुलता है तो। और गैप डाउन खुलता है कभी भी 17,800 के नीचे, तो फिर मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। गैप डाउन को मैं ये नहीं बोल सकता कि गैप डाउन पे अपन एक बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाइंग के लिए फिर अपन को ऑलमोस्ट बाय सेक्शन की नीडेड रहेगी। और गैप डाउन यहाँ पे होता है मार्केट 17,800 के आसपास, फिर यहाँ पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो अपन सेल कर सकते हैं वेट करके। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट अपन बाई कर लेंगे। ओके, तो गैप डाउन थोड़ा सा सिनेरियो सेलिंग की तरफ जा सकता है, गैप अप अपन सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे यहाँ पे। ओके, 17,800 900 ये 18,000 के आसपास रेजिस्टेंस मार्केट को मिलने वाला है। और अगर आप डाउ फ्यूचर्स के डाउ का भी, डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। अगर आज वहाँ पे अगर डाउ क्लियरली अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर कल अपना मार्केट गैप अप खुलने वाला है, इट्स ओके। बट अगर आज वहाँ से अगर डाउ नीचे की तरफ आता है, जो कि रेजिस्टेंस है डाउ का, तो अपना मार्केट भी उसको लीड कर सकता है अपने, मतलब अपना मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है 17,900 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, अपन बाई करेंगे 17,950 से 18,000 के टारगेट के लिए, और इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन 18,070 से लेकर 18,100 तक का टारगेट आ सकते हैं। और डायरेक्टली ऊपर खुलता है तो अपन थोड़ा सा 5 मिनट एक रेड कैंडल पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, और बात करें नीचे की, तो नीचे अभी अपन शॉर्ट करेंगे 17,850 इज़ द लेवल। 17,850 के नीचे भी अपन शॉर्ट कर सकते हैं। 17,850 के नीचे अगर फ्लैट खुल के निकलता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन अपन सेल कर सकते हैं। टारगेट बनाएंगे पहला टारगेट ऑलमोस्ट 17,800 के बनेगा, 17,800 का पहला टारगेट बनेगा। उसके नीचे फिर मार्केट 17,750
17,750 और उसके नीचे फिर 17,700 से लेके 17,650 तक आ सकता है। ओके, 17,700 से लेके 17,650 तक आ सकता है। ओके, ये तो लेवल्स है नीचे की साइड के। किस तरीके से 17,850 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, पहला टारगेट 17,800 रखेंगे, उसके नीचे फिर 17,750 से 17,700 और उसके नीचे 17,650 तक मार्केट आ सकता है। ओके, सो कल एक्सपायरी है, सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी अपन के लिए नीचे की साइड 17,800 दिख रहा है और ऊपर 18,000 के आसपास है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये रेंज दिख रही है 150 to 200 पॉइंट्स। जिस भी साइड ये कटती है तो फिर एक मूव आ सकता है 100 to 120 पॉइंट्स का। ओके, अगर डायरेक्ट 18,000 पे खुलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो एक 5 मिनट कैंडल रेड देख के अपन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, और ये बात रही अपनी निफ्टी की। अभी देख लेते हैं अपन सारे स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो पहला स्टॉक जो अपना रहेगा वो रहेगा अपना सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसको मैंने इंट्राडे में अपडेट कर दिया था और डिस्क्लेमर ये भी है कि मैंने इसको 560 के लेवल से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ और 600 के लेवल पे मैंने इस भी की बोला था इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऑलमोस्ट कल इसका जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट 601 का लगा है। तो कोई हो सकता है जो वीकली एनालिसिस देखा हो तो उसके पास नीचे के लेवल से हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये नीचे के लेवल से ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आ रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे इंटरडे में मैंने 635 के आसपास डिस्कस किया था। और बात करें कल, अगर कल के लिए भी फोकस में रख सकता है 642 के ऊपर, 660 तक जा सकता है ये। सो 660 इज़ द नेक्स्ट लेवल जहाँ तक ये जा सकता है। ओके, तो 642 के ऊपर इसको फोकस में रख सकते हैं, जहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, या फिर 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। बात करें पीएनबी हाउसिंग की तो कल डिस्कस किया था अपना, तो आज ही इसने 590 तक के टारगेट दिए, तो आज का इसका आई है 589.70। सो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लेवल निकल गया। सो 590 तक के लेवल्स दिए थे, वहीं तक गया है। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट मोमेंटम जब आएगा जब ये ऑलमोस्ट 600 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। ओके, 600 के ऊपर एक क्लोजिंग नीडेड रहेगी अब इसके, तब इसमें एक नेक्स्ट मोमेंटम आएगा, तब तक के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं और 600 के ऊपर से नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ओके, बात करें एक्सकॉट्स की तो कल बात करिए 2000 के नीचे इसमें एक सेलिंग का ट्रिगर आ सकता है। तो आज इसमें 1962 करोड़ लगाया, 30 से 35 पॉइंट मिले होंगे। कल भी ये फोकस में रह सकता है 1970 के नीचे अगर ये कल भी निकलता है। सो 8 से 10 रुपये का एसएल 1/2 के टारगेट लिए वेट कर सकते हैं। 1970 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन 8 से 10 रुपये का एसएल 1/2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टॉक अभी भी फोकस में रह सकता है फॉर द सेलिंग साइड। सो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना सारदा कॉप। मैं इसको वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था, 465 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं से बाउंस कर रहा है। तो कल अगर ये 490 के ऊपर 5 से 15 मिनट सस्टेन करता है तो फिर इसमें 520 तक का मोमेंटम आ सकता है। तो इसको ट्रैक किया जा सकता है फॉर द इंट्राडे से लेके 1 से 2 दिन के पर्पज़ से। 520 के ऊपर जब भी क्लोज करता है तब इसमें नेक्स्ट और अच्छी तेज़ी बनेगी। ओके, तो 520 तक अभी ये जा सकता है, 510 से 520 तक ये जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अपना अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स इसको देखो थोड़ा सा रिस्की रहेगा बिकॉज अडानी का स्टॉक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है, ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस है 600 से लेकर 650 के आसपास। ओके, सो इन केस कल ये गैप अप होता है तो इसमें शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं 5 मिनट रेड कैंडल पे। और कल अगर ये फ्लैट खुल के 590 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसको शॉर्ट कर सकते हैं 6 to 7 रुपीज़ का एसएल 1/2 के टारगेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से गिरा, इस तरीके से रिकवरी ऐसे नहीं होता है। ओके, सो हो सकता है यहाँ से नीचे की साइड आ जाए। सो 590 के नीचे 5 से 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है, देन अपन उसको शॉर्ट कर सकते हैं 7 से 8 रुपये तक का ऐसा, और 1/2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, सो इसको भी अपन सेलिंग की साइड रखेंगे। अडानी पोर्ट्स को थोड़ा सा रिस्की रहता है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वही इसको ट्रैक करें। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील तो बी की है, यहाँ पे ही बताया था इसको कि इसको शॉर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, प्रॉफिट से लॉस में गई है कंपनी, तो रिजल्ट्स तो ठीक नहीं है। और अभी एक दिन गिरा, देन होल्ड किया, डोजी बनाई है इसने। अभी क्या है, कल इसको किस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है 111.50, इसको 110.50 के नीचे 110.50 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन 1 से 1.5 रुपये का एसएल, 1 से 1.5 रुपये का एसएल 1/2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, 110.50 के नीचे या फिर 110 के नीचे 1 से 1.5 रुपये का एसएल 1/2 के टारगेट लिए वेट कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। तो टाटा स्टील को अपन सेलिंग की साइड ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना HDFC। तो HDFC देखो, या तो कल ये ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट इन द सेंस कि जो ये लेवल है ना ऑलमोस्ट 2700 के ऊपर ही, तो 2700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है
तो उसमें 7 से 8 से 10 रुपये तक का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए अपसाइड का वेट करेंगे। ओके, अगर ये कल 2675 के नीचे आता है, 2675 के नीचे 2675 के नीचे आता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसमें 7 से 8 से 10 रुपये तक कैसल 1:2 के टारगेट के लिए डाउन साइड वेट कर सकते हैं। तो उसमें दोनों तरह की ट्रेडें मिल सकती है, 2700 के ऊपर बाइंग के लिए और 2675 के नीचे सेलिंग के लिए इसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है 2675 के नीचे आता है तो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है तो वो रहेगा अपना लार्सन एंड टूब्रो एल टी को अपन सेलिंग की साइड रखेंगे, लेकिन इसका लेवल्स इसके क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका रिवर्सल भी आ सकता है। अगर कल ये 2125 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये, 2125 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, बिकॉज आज का लो भी यही रहेगा, तो 2125 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन 7 to 8 रुपीज़ का ऐसा 1:2 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 2110 से लेके 2100 तक ये आ सकता है। ओके, लेकिन इसका 2125 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अपना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, सबसे पहले इसके फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। सो मार्केट कैप 7000 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.3% का है, जो कि कम है, ठीक है। और बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की 5.08 है, और 21,567 करोड़ का डेट है, और नेट प्रॉफिट कंपनी 281 करोड़ कमा रही, तो ये एक निगेटिव बहुत बड़ा हो जाता है पॉइंट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.23% का है। सो ये भी कम ही मान सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 14-15 तो होना चाहिए, तो अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक है। और बात करें पी रेशियो की, तो 15.8 के पी पे ये कंपनी काम कर रही है, और 13.9 का इंडस्ट्री पे। जिस तरह का ईपीएस दिखा रहा है, तो इससे कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लग रही है। ओके, और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल की, बात कर ही लिए, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 281 करोड़ का है, और ईपीएस 3.60 की है। ओके, सो कंपनी फाइनेंशियल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। और बात करें और सारे पॉइंटर्स की, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन दिखा रहा है, वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, ग्रोथ लो दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है कंपनी की, और एंट्री पॉइंट ठीक लगा रहा है। ओके, दिस स्टॉक इज अंडर प्राइस लिख रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे कंपनी ठीक लग रही है। ओके, बात करें पी की, तो अपन ने बात करी कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखी जाए तो 66.71 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ओके, इसके अलावा कंपनी को 100% एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। और बात करें इसके अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, बिकॉज यहाँ पे इसके दिसंबर 2022 के रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब अभी कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन अगर सितंबर 2021 में टोटल रेवेन्यू की बात करें, 995 करोड़ से बढ़ते हुए 1147 करोड़ का हो गया है, तो ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एबिटा के मार्जिन पे भी कंपनी 56.82 से ऑलमोस्ट 152, मतलब एबिटा कंपनी का बहुत ही अच्छा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 200% के आसपास का जो दिखा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि एबिटा कंपनी का बढ़ के आ रहा है। और वाई बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सितंबर 2021 का है और ये सितंबर 2022 का है। इस बार के रिजल्ट बहुत ही कंपनी को मैटर करते हैं। और बात करें नेट इनकम की, तो वो भी 41 करोड़ से बढ़ते हुए 116.41 करोड़, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 100% से बढ़ी है। और ईपीएस के फ्रंट पे भी कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट, ऑलमोस्ट दुगने से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स क्वार्टरली बेसिस पे या फिर सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 में इम्प्रूव्ड किए, तो इस वजह से ये कंपनी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन इस तरह की कंपनी अपन क्या कर सकते हैं कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो कंपनी में एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट बनाएंगे पहले, और कभी भी ऐसा लगा तो अपन एसएल दिए बिना नहीं मानेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा सा डिले कर देंगे, 1-2 रुपये की बात अलग होती है कि एसएल डिले कर दें, लेकिन ऐसा नहीं लेके भूलने वाला स्टॉक ये नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल ऐसा नहीं है कि रिलायंस जैसे फाइनेंशियल नहीं है कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती रहेगी। ओके, सो लेकिन टेक्निकल के फ्रंट पे कंपनी अच्छा लग रही है, बिकॉज लगातार गिर रही थी, यहाँ पे बाउंस दिया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर बाउंस देने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कंपनी यहाँ से अच्छा करे। तो 57 के ऊपर जब भी कंपनी क्लोज करती है, तब इसको फोकस में डाल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट, पहला टारगेट बना सकते हैं 56.50 से लेकर 57 के ऊपर जब भी क्लोज करती है, तब इसमें ऑलमोस्ट पहला टारगेट अपन जो बनाएंगे वो होगा ऑलमोस्ट 8-10% के स्विंग मान सकते हैं, बिकॉज कंपनी 61 से लेकर 62 तक जा सकती है। 8-10% के स्विंग इसमें बना सकते हैं, और उसके बाद कंपनी को अपन ट्रेल करेंगे टाइटली। ओके, और कभी भी ये 52 के नीचे नहीं आनी चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट एसएल एरिया रहेगा। 52 इज़ द एसएल एरिया,
ये एसएल एरिया मान सकते हैं 52 से 53 का, और टारगेट ऑलमोस्ट पहले 60 से लेकर 62 तक के बनाएंगे, उसके ऊपर फिर इसको ट्रेल करते जाएंगे। ओके, बिकॉज यहाँ तक ये पहले जाने का ट्राई करेगी ये कंपनी, और उसके ऊपर अपन फिर से बात कर लेंगे एक बार। पहले अगर यहाँ तक जाती है तो आने वाले समय को 8 to 10% के स्विंग अपने कंप्लीट होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रंट पे कंपनी अच्छा नहीं करी। देखते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो कैसे आते हैं, फिर इसको और एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेकिन एसएल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, सो ये रही बात अपनी निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।